नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इधर बहुत दिनों से मैं आपसे अपील नहीं कर सका। हम लोग जो ये छोटी सी संस्था चला रहे हैं सत्यहिंदी.com, इसको आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। तो ये कार्यक्रम जब ख़त्म होगा तो इसके आखिर में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप उस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं और वहाँ जो लिंक है उसके साथ अपना संबंध बनाएं। हम लोग एक अलग तरह की पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वो पत्रकारिता है, अलग नहीं है। अलग इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज बहुमत एक कुछ और करता है जिसे पत्रकारिता कह नहीं सकते। तो हम ही लोग अब अल्पमत में इस स्थिति में हो गए हैं कि अपने आप को फिर से बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि पत्रकारिता दरअसल होनी क्या चाहिए, क्यों जनता के सवाल पत्रकारिता के सवाल होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उस पर हम ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। आज के कार्यक्रम का विषय है हमारे देश में कोविड-19 यानी कोरोना की दवा की खोज के बारे में पिछले 3-4 दिनों से उठा हुआ एक प्रसंग। आप जानते ही हैं कि सारी दुनिया की सारा जो मनुष्यता का ज्ञान है वो इस समय कोविड-19 की दवा ढूंढने में लगा हुआ है, उसकी वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, उसका इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। अभी तक ले दे के कुल एक दवा एक गिलेड नाम की कंपनी की है, रेमडेसिविर। सिर्फ एक दवा के बारे में WHO ने कहा है कि वो भी पूरी नहीं, शुरुआत में अगर वो इस्तेमाल कर ली जाएगी जब केस आता है तो उसके कुछ फायदे हैं। वो एक दूसरे वायरस के लिए विकसित की गई थी, क्योंकि उस वायरस और इस वायरस के बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी उनका जो गठन है एक दूसरे से मेल खाता है, इसलिए उसका उन्होंने ट्रायल किया। 2-3 जगह ट्रायल में उन्होंने पाया कि वो उस पर कुछ हद तक असर करती है, तो उसको सिर्फ रिकमेंड किया है, यह सब बताते हुए कि वो एक हद तक फायदेमंद है, पूरी तरह से नहीं। लेकिन अभी जो 3-4 दिनों से इस देश में, वैसे तो ये शगुफे के तौर पर मार्च से ही जारी था, लेकिन 3-4 दिनों में तो ये बहुत बड़ी खबर बन गई। हुआ ये कि एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी छपी और उनके सारे उसमें चली गई कि इंदौर में एक जिलाधिकारी ने एक कंपनी को जो आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में और योग वगैरह करने के बारे में देश में चर्चित है, बाबा रामदेव के नाम से वो आप जानते ही हैं, योग गुरु। तो उनकी ओर से पतंजलि, जो आपकी पतंजलि नाम से एक ब्रांड है, कि उन्होंने दवा बना ली है और उसका क्लिनिकल ट्रायल होने जा रहा है इंदौर में। तो जो लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ को जानते थे वो चौंके कि दुनिया में कभी किसी ने क्लिनिकल ट्रायल, जो इस मतलब काम को थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख कर या उससे जुड़कर या किसी और तरह से जानता है, उसने नहीं सुना कि डीएम किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दिया करे। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन खबर में था, लोग चौंके। सत्यहिंदी.com ने भी उसकी पड़ताल करना शुरू की। उसी बीच अब सोमवार तक दूसरी खबर आ गई, जब उसकी आलोचना हुई, उस पर सवाल हुए कि ये कैसे परमिशन हो गई, ऐसी परमिशन क्या दी जा सकती है। और पूरी दुनिया जिसको नहीं खोज पाई उसको पतंजलि ने खोज लिया, जिसने अब तक जितनी भी दवाओं की खोज की है उसमें से कोई क्लिनिकल ट्रायल वायल में नहीं गई है और किसी को विश्व स्तरीय कोई मान्यता नहीं है, किसी का कोई इस तरह की जांच पड़ताल नहीं हुई है। एकाएक उन्होंने कोविड-19 जिसको कोई दुनिया में नहीं खोज पा रहा है, उसको पतंजलि के रामदेव जी ने खोज लिया और बालकृष्ण ने खोज लिया। ये एक बड़ा सवाल था। तो जाहिर है कि इसकी एक वैधानिक पड़ताल आवश्यक हो गई थी। तब तक सोमवार को आ गया कि डीएम साहब ने कहा कि नहीं वो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था, वो हमने नहीं परमिशन दी और ये हुआ और वो हुआ, मतलब उसमें सफाइयाँ आने लगी। कुल मिला के वो गोलमोल स्थिति हो गई। तो इस मामले पे चूंकि काफ़ी हल्ला गुल्ला मची गया था, इंदौर की घटना थी, इंदौर पत्रकारिता का एक मध्य प्रदेश का मक्का भी है। तो डॉक्टर राकेश पाठक एक पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसका एक वीडियो बना के इसके बारे में डिटेल से खबर चलाई। उसका एक अंश आपको दिखाते हैं। वो आपको एक इसकी बुनियाद समझने में बिल्कुल मदद करेगा कि कोई दवा कैसे बनती है। अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया, उसका जरा अंश देखिए। सबसे पहले वो दवा संबंधित रोग के कीटाणुओं पर लैब टेस्टिंग होती है उसकी। यानी आप ये मान लीजिए कि कांच के जार में, टेस्ट ट्यूब में, ब्यूरेट पपेट में, किसी में भी
जो लैब में उन कीटाणुओं को रखकर, यानी वो सीधे जिसमें रोग है, मान लीजिए किसी में तपेदिक रोग है, टीबी, तो उस पर सीधे ट्रायल नहीं होगा, पहले उसमें से उस रोग के कीटाणु लिए जाएंगे, लैब में टेस्ट किया जाएगा उस दवा का जो आगे चलन में लाई जानी है, और इसे कहते हैं इन विट्रो, यानी जो लैब में टेस्ट होता है उसे इन विट्रो कहते हैं। और इसमें कृत्रिम परीक्षण होगा, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जो कीटाणु पर दवा का प्रयोग किया गया उसके क्या परिणाम निकले, क्या दुष्परिणाम निकले। जब ये चरण पूरा हो जाएगा तो अगला चरण आएगा फेज 2 इन वाइवो, यानी एनिमल्स पर, एनिमल ट्रायल, जिसका मैंने जिक्र किया था। गिनी पिग हैं, आजकल बंदरों और चूहों पर प्रयोग होते हैं। गिनी पिग के बारे में फिर से बता दूंगा, कुछ जिज्ञासुओं ने कल पूछा था कि गिनी पिग क्या है। तो ये जो होगा इन वाइवो टेस्ट, जो सेकंड फेज है, तो जब आप उन जीव जंतुओं पर, चाहे वो गिनी पिग हों, चूहे हों, बंदर हों, इन्हें प्रयोग करेंगे, इनके ऊपर प्रयोग करेंगे दवा का, और इस दवा के दुष्प्रभाव और प्रभाव का आकलन एक निश्चित समय सीमा तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर परीक्षण के दौरान वो जीव जंतु जिस पर आपने ये एनिमल ट्रायल किया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होगा। अगर वो जीवित रह जाता है तो उस पर क्या प्रभाव हुए, दुष्प्रभाव हुए, ये देखा जाएगा, और उस निश्चित सीमा तक उसे रखना होगा ऑब्जर्वेशन में। तब आप पहुंचेंगे तीसरे चरण में, जिसे ह्यूमन ट्रायल कहते हैं। किसी भी मानव पर इसके प्रयोग के लिए इन विट्रो, इन वाइवो के बाद आप ह्यूमन ट्रायल में पहुंचेंगे, और उस ह्यूमन ट्रायल के लिए सरकार के नियम हैं, सरकार के विभाग हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जिस मरीज पर, जिस रोगी पर या किसी स्वस्थ व्यक्ति पर भी अगर यह प्रयोग किया जाना है तो उसके साथ एक अनुबंध होगा। अनुबंध होगा कंपनी का, जिस कंपनी ने वो दवा बनाई है, वो कंपनी पहले ये 3 चरण सरकार को बताएगी कि हम ये कर चुके हैं, इन विट्रो कर चुके हैं, इन वाइवो कर चुके हैं, इसलिए अब हमें मरीज, किसी रोगी की जरूरत है। अनुमति मिलने के बाद दवा कंपनी रोगी के साथ एक एग्रीमेंट करेगी, अनुबंध करेगी। उसे पूरी तरह जागरूक किया जाएगा, उसे सब कुछ बताया जाएगा कि हमने ये दवा बनाई है और हम इसको अभी तक ऐसा ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस दवा के प्रभाव से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, किसी भी तरह की स्थायी या अस्थायी अपंगता आ सकती है। और इस सारी बात को जानने के बाद संबंधित मनुष्य, संबंधित रोगी उस अनुबंध पर दस्तखत करेगा, उन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है इस ट्रायल के दौरान तो उसके परिजनों को इसका हर्जाना वो कंपनी देगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ट्रायल कंपनी कर रही है दवा बनाने वाली। कोई स्थायी या अस्थायी अपंगता आ जाती है तो उसका इलाज कराना भी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। एक और बात, जब भी ऐसा कोई ट्रायल होगा किसी भी मनुष्य पर, रोगी पर, तो उसके लिए संबंधित अस्पताल में बाकायदा स्पेशल इमरजेंसी वार्ड बनाना पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि इंदौर के अस्पताल में कलेक्टर ने इजाजत दे दी तो जहां कोरोना के सामान्य मरीज इलाज करा रहे हैं वहीं ट्रायल शुरू हो जाए। तो अब आपको एक थोड़ी सी समझ तो आई गई होगी कि दवा कैसे बनती है, दवा बनने में क्या क्या प्रोसेस होती है। अब हम आपको बताएंगे कि पतंजलि ने इस मामले में क्या क्या किया। पतंजलि आप जानते ही हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दशक से तमाम रोगों के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे करती है। कुछ ऐसा संयोग रहा कि भारत में जो इस समय लोग सत्ता में हैं वो उनके साथ राजनीति भी करते हुए नजर आए और उन पर इन सब मामलों में कोई जांच या किसी तरह की पड़ताल किसी ने नहीं देखी। हालांकि बहुत सारे टैक्सेशन के मामलों में और बहुत सारे दूसरे मामलों में उनकी बातों पे विवाद हुआ, लेकिन अब जो चीज़ है इस पर सारी दुनिया की आंख है। ये सिर्फ भारत केंद्रित चीज़ नहीं है। जो कोरोना का मामला है इस पे दुनिया एक एक कदम दूसरे का देख रही है, अपना दिखा रही है। चीन को आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ा हुआ है, जबकि उनका अपना दावा है कि उन्होंने हर बात सबको बता दी है, लेकिन अभी दुनिया उन पर पूरा शक कर रही है कि उन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है। तो भारत से कोई ऐसी घोषणा कर दे, ये तो हम अपने देश में इधर लगातार ये पा रहे हैं कि चीज़ों को जो बहुत बड़े स्तर की है वो भी मजाक में बदल जाती है। ये कुछ उसी तरह की घटना है। मतलब लोग इस पर
क्या कहेंगे, कैसे हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, अभी अब तथ्यों से देखेंगे तो आपको अचरज होगा। 18 तारीख को ही, मार्च 18 को ही ये जो रामदेव जी हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने कोविड-19 की दवा खोज ली है। खैर अच्छा हुआ कि वो कुछ हिंदी के अखबारों और हिंदी के चैनलों और एक आध अंग्रेजी के अखबारों में ही रह गया, ज़्यादा दूर तक नहीं गया, वरना दुनिया उस पर पूछना शुरू करती तो सवाल नहीं हुए। लेकिन एक स्क्रूटनी तो उसकी बनती ही थी कि भाई उस समय तक तो लॉकडाउन भी अनाउंस नहीं हुआ था भारत में, और 13 तक भारत सरकार कह रही थी कि हमारे यहाँ उसका कोविड का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आप सोचिए 18 तारीख की बात, और आज मैंने जो पतंजलि ग्रुप है, इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका दावा है कि उसने दवा एक खोज ली है, उसके वाइस प्रेसिडेंट से बात की। वो बात मैंने, क्योंकि वो मैं बाद में आऊंगा, आज जब मैंने उससे बात की तो मैंने उससे सीधा सवाल पूछा कि क्या आपका किसी एक अस्पताल या किसी ऐसी लेबोरेटरी से जो वायरोलॉजी में काम करती हो, इस रिसर्च के दौरान कोई एसोसिएशन हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये दवा आपने कैसे बना ली? जब उस वायरस से आपकी भेंट भी नहीं हुई तो ये दवा कैसे बन गई? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पुराना ज्ञान है, कुछ उसके आधार पर, और कुछ हमने जो पब्लिक नॉलेज है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया है। उन्होंने उसका तर्क देने की कोशिश की। अपने घर की लेबोरेटरी में तो कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन अभी उसका किसी स्तर पर दुनिया में तो छोड़िए, भारत में भी किसी भी मान्य स्तर पर कोई परीक्षण नहीं हुआ है, और अभी वो किसी अस्पताल या किसी ऐसी संस्था जो इस वायरस जिसके पास हो वहां तक वो नहीं पहुंची है। लेकिन ये दावा हो गया है कि उन्होंने दवा बना ली है। ऐसी दवा किसी वायरस पर दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। ये इस वायरस की बात नहीं है, किसी भी वायरस के मामले में इस तरह से कोई दवा कभी बनी ही नहीं है। तो ये अजूबा कर दिया गया। और आप देखिए कि इस देश में प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पूरी सरकार, राज्य सरकारें, एक राज्य सरकार, सब के सब इतने बड़े झूठ को सीधे सीधे, क्या कहा जाए, मतलब सब उसको निगले बैठे हैं, कोई उस पर नहीं बोल रहा है, दावे किए जा रहे हैं। उसके बाद उनके जो दूसरे सहयोगी हैं उनका दावा भी आ गया, कुछ जगहों में छपा। इस बीच उन्होंने क्या किया कि इस केस को तगड़ा बनाने के लिए एक जर्नल में, दुनिया में करोड़ों जर्नल है ऐसे जिनमें पैसे देके जो चाहिए वो छपवा सकते हैं, और वो करोड़ों में हर साल छपते हैं, उनका 1% भी दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैंने इस बारे में डॉक्टर अशोक जैनर, जो लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, उनसे बात की, और उनके खुद के अपने तमाम रिसर्च पेपर्स लैंसेट समेत जाने कितने जो भी प्रसिद्ध आप जर्नल जिनके नाम लेंगे वो ब्रिटिश, अमेरिकन, उन सब में वो छप चुके हैं और बहुत लंबे समय से वहाँ हैं, कंसल्टेंट हैं। तो उनसे मैंने बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 3 लोगों पे या 4 लोगों पे करते हैं, ये तो फेज 1 हुआ। ठीक। फेज 2 में फिर उस पर हंड्रेड्स लोगों पे करते हैं। ठीक। और इसमें हमको 6 महीने 1 साल लग जाता है फेज 2 में। ठीक। और फिर फेज 3 में हजारों पे करते हैं। ठीक। जब फेज 3 ट्रायल से बाहर आ जाते हैं रिजल्ट्स, जी, वो वापस एथिकल कमेटी के पास जाते हैं। ठीक। एथिकल कमेटी उनको सबको चेक करती है। ठीक। उसके बाद आप किसी पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करेंगे। अच्छा। जर्नल्स के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं ट्रायल्स के। ठीक। उसका एक कंसोर्टियम गाइडलाइन है पूरे विश्व के लिए कि जी। क्लिनिकल ट्रायल कैसे कंडक्ट करें। ठीक। वो गाइडलाइन अगर आपने नहीं फॉलो करी तो जी। कोई भी अच्छा जर्नल उसको पब्लिश नहीं करेगा। ठीक। तो वो जो गाइडलाइंस हैं वो आपके मन में जो अपने बायस बनी हुई है कि मुझे प्रूव करना ये काम करती है, जी। वो उन सबको चेक कर लेती है गाइडलाइन। ठीक। उसमें मरीज जो लिए जाते हैं ट्रायल्स के अंदर, मरीज को ये नहीं पता होता मुझे कौन सी दवाई मिलेगी। रैंडम अलोकेशन में ट्रायल कर रहा हूँ लंदन में, और अलोकेट कोई कर रहा है बैठा हुआ न्यूयॉर्क में, कौन से ग्रुप में मरीज जाएगा, ये रैंडमली होता है। तो ये
सारे के सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स वर्ल्ड क्लास हैं, जी वो वर्ल्ड क्लास ट्रायल करने के लिए आपको मिलियंस एंड मिलियंस खर्चा आता है, ठीक। तब जाके एक दवाई बनती है। जी 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 जी। मैं ये कहूँ कि मैंने एक आविष्कार कर लिया जड़ी बूटी का, ये मरीजों पे ठीक हो गया, मरीज भी हमारे, जड़ी बूटी भी हमारी, ट्रायल भी हमारे अपनी मर्जी का, जी ट्रायल के पार्टनर भी हमारे, जी। और फिर सरकार भी हमारी ट्रायल को अलाउ कर रही, अच्छा। जी। एथिकल कमेटी भी हमारी। हाँ हाँ। तो ये इंडिया तक तो लिमिट रह सकता है, बाहर नहीं कोई चल पाएगा। अच्छा। जब ये ट्रायल आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं फेज 3 से, जी। फिर ये जाते हैं लाइसेंस अथॉरिटी को। ठीक। हर कंट्री की जी एक लाइसेंस अथॉरिटी है, जी जैसे एफडीए है अमेरिका की, जी जी जी। एमएचआरए है इंग्लैंड की, ऐसी ठीक यूरोप की है। ठीक सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक एक्यूरेट हो जाने के बाद, ठीक। फिर वो सारे एविडेंस वो देखते हैं लाइसेंस देने से पहले। जी और लाइसेंस के बाद ये कंडीशन रहती है, जी कभी भी किसी भी मरीज को कोई भी साइड इफेक्ट आएगा जी। तो वो लीगली ड्रग कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली, नहीं ठीक तो बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ठीक। तब उनको लाइसेंस मिलेगा, तब वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। तो वो जो आप बता रहे हैं पतंजलि ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप हम्म कि वो 6 महीने 4 महीने में ऐसा बना के खड़ा करें, हम्म वो कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे हम्म। अप्रूव नहीं हो सकता, अच्छा। ना पब्लिश हो सकता। जी 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 जी। मैं एक बार इंडिया में हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर आईएएस ऑफिसर से मिला, हम्म। उन्होंने बताया 2000 करोड़ हम रिसर्च पे खर्च करते हैं हर साल, जी जी जी। और तुम यहाँ आओ बताओ लेक्चर दो रिसर्च कैसे करें। ठीक। वो बहुत जेन्युइन थे, बहुत जी इंटरेस्टेड थे। जी। वो कहते हमारे कोई भी रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश नहीं हो रही। ठीक। और उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक में इतने सारे हमारे यहाँ लोकल पब्लिकेशंस हैं, हम्म। अब इंडिया में तो आप पब्लिश करते रहे जैसे आप अपना अखबार निकाल रहे, ठीक बात। कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक। तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि इस तरह की जो चीजें हैं वो एक तरह का मिसगाइड करना, अच्छा। लोगों की जान से खेलना, जी उससे बहुत बड़ा अपराध है ये। जी 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 अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म नहीं फॉलो करेंगे, जी जी जी। आप किसी की जान से खेल सकते हैं। डॉक्टर जैनर से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई उससे पता लगा कि यूरोप में या यूएस में यहाँ एक रिसर्च गवर्नेंस एक आपस में ही बनी हुई है और उसको एक तरह से नैतिक ही नहीं कानूनी मान्यता है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आईसीएमआर के हवाले है और वहाँ बहुत कुछ राजनीतिक रूप से दबाव हम तरह तरह से पाते हैं। आपने सुना ही होगा कि एक समय कोई बता रहा था कि गंगा जल से भी ठीक हो जाता है कोविड-19 का इलाज है। तो खैर वो तो संयोग रहा कि उसको किसी ने प्रतिकार कर दिया। जैसा मैंने बताया कि हम लोग दुनिया भर में लेबोरेटरीज जो इस पे काम कर रही हैं, रिलेटेड काम कर रही हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे हैं कि इस पे रिसर्च के लेवल पर और अभी तक दवाओं के मामले में क्या क्या हो रहा है, वैक्सीन के मामले में क्या क्या हो रहा है। इसी क्रम में हम इस इतवार को हमारी बात हुई डॉक्टर महेंद्र, वहाँ मायामी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक सिल्वेस्टर कैंसर सेंटर है, उसमें सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे, और डॉक्टर सुभाष वर्मा से जो कि मैंने बताया था जहाँ ये पतंजलि वाले गए हुए हैं अभी अपनी रिसर्च को लेके। सच्चाई ये है, वही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो डॉक्टर सुभाष वर्मा ये जो आपका नेवाडा यूनिवर्सिटी है उसमें इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी का जो सेंटर है और जो खासकर इस पर ही रिसर्च कर रहा है, कोरोना वायरस पर ही, उसमें वो बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं और बहुत ही उनका सम्मान है। तो ये दोनों लोग मिल गए तो इनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और वहीं ये पता चला कि पतंजलि जो भारत में अनाउंस कर चुका है कि उसने रिसर्च कर ली है, दरअसल वो नेवाडा में इस यूनिवर्सिटी के सामने एप्लीकेंट है कि उसकी जो तथाकथित रिसर्च है उसकी वायरस के साथ सबसे प्रिलिमिनरी यानी क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है वो काम कर लिया जाए। तो एक और आप एक अमेरिकन वायरस की यूनिवर्सिटी में एक सेंटर में
एप्लीकेंट हैं, यानी वहां आपने अप्लाई कर रखा है कि उनकी दवा की वहां जांच करके ये बताया जाए कि ये वायरस पर कुछ असर डालती है कि नहीं डालती है, और भारत में आप घोषणा कर रहे हैं कि आपने दवा बना ली है और तुरंत इसको क्लिनिकल ट्रायल मरीज के गले में डाल दीजिए। यानी भारत का मरीज मर जाए, वो गिनी पिग बना रहे हैं उसको। और अमेरिका में जब आप सही जगह पे पहुंचते हैं, जहां साइंस को साइंस की तरह से लिया जाता है, वहां आप एक साधारण विद्यार्थी की हैसियत में है। अभी आपकी दवा वहां एक्सेप्ट भी नहीं हुई है, कागज वागज बन रहा है। और मैं ये बात इनके वाइस प्रेसिडेंट से, पतंजलि रिसर्च सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट से बातचीत में कंफर्म हुई, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। और उस बातचीत में उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, हमने उनको अप्लाई कर रखा है, अभी हमारा एग्रीमेंट होना है और वो हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, चूंकि लेबोरेटरी की उस तरह की व्यवस्था भारत में नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो जिस चीज की व्यवस्था ही भारत में नहीं है, वो रिसर्च उन्होंने कर ली है भारत के लिए। और अमेरिका में वो वहां एक गए हैं शिक्षा लेने वाले व्यक्ति की तरह से कि वहां रिसर्च अभी कंडक्ट होगी, क्योंकि उनके पास वायरस है। उस लेबोरेटरी में उनके पास 200 से ज्यादा तो वो जेनोम पे काम कर चुके हैं और उनके पास रेगुलर वायरस अवेलेबल है। वो जो इनकी दवा है उसको वायरस के साथ पहली बार आमना सामना कराएंगे और उसका सच जानेंगे। और ये सच आज उन दोनों वैज्ञानिकों के मुंह से खुद सुन लीजिए। ये सत्य हिंदी का एक्सक्लूसिव है आप लोगों के लिए कि हम इस पतंजलि के, अब इसको ज्यादा कड़े शब्द क्या कहें, लेकिन हमारे देश में अब यही सब चल रहा है। लेकिन ये सच है कि पतंजलि ने अभी तक जो दवा बनाई है उसका वायरस के साथ आमना सामना आज तक नहीं हुआ है। और वो आमना सामना होने के लिए पहली बार परीक्षण के लिए अमेरिका के नेवाडा के सेंटर में गया हुआ है। और जिन वैज्ञानिकों को ये काम करना है वो स्क्रीन पर आपके सामने है, सारी बात रखते हुए, ये और बताते हुए कि वो अभी बताएंगे कि हल्दी के बारे में ऐसे ही हजारों दावे भारत से किए गए, तमाम लोगों ने पेटेंट कर लिए थे। और इसमें से एक वैज्ञानिक जो कैंसर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो आपको बताएंगे कि उनको कितनी तकलीफ हुई। वो खुद चाहते हैं कि भारत से सच्ची जानकारी, सच्ची रिसर्च आए और जिसको स्टैब्लिश कर सकें, लेकिन उनको बड़ी तकलीफ हुई जब हल्दी के इस तरह के तमाम दावों के परीक्षण किए गए, सब झूठे निकले। खैर, ये सब उन वैज्ञानिकों के मुंह से ही सुनिए, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इस तरह का काम कर रहे हैं रिसर्च का। एक तो सीधे डायरेक्ट कोरोना रिसर्च में WHO से सीधे जुड़े हुए रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर सुभाष वर्मा। दोनों को सुनिए। आप दोनों साइंटिस्टों से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में खासकर इसका बहुत ये सवाल आता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा असर है और बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारा यकीन करते हैं, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि उसको मॉडर्न, आज के ज़माने के जो चैलेंजेस हैं उस तरह से मॉडर्नाइज नहीं किया गया है और वो करने की प्रोसेस बहुत स्लो है और बहुत जिम्मेदारी से नहीं हो रही है। और लोग मान लेते हैं कि जो पहले, आज से मान लीजिए 2000 साल पहले कोई किताब में कुछ लिखा गया, 1500 साल पहले किसी ने कुछ सोचा, उस जमाने में हो सकता है वो कामयाब रहा हो, उसको अभी तक मानते हैं। तो क्योंकि ज्यादातर ये सवाल इम्यूनोलॉजी से जुड़े हुए हैं और ये बहुत सारी हर्बल दवाएं जो है वो ये कह के बेची जाती हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डेवलप करती हैं, जो मेडिकल साइंस से निकले हुए दवाएं नहीं कर पाती हैं। इनका आप क्या फ्यूचर देखते हैं इस बीमारी के मामले में? So, Mayan bhai, would you like to comment on that first? Then I will go next. Mayan ji, कुछ बोलिए। तो देखिए, मैं इसमें चूंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन ज्यादा है साइंटिफिक क्वेश्चन के बजाय, तो मेरा ये मानना है, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ऐसे परिवार में पला जहाँ हम लोग हमेशा हल्दी, दूध, कुछ भी खांसी सर्दी होने पर, और मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि आज भी यहाँ अमेरिका में मेरे बच्चे हैं, दोनों पैदा हुए, उनको जब खांसी सर्दी होती है तो मैं उनको हल्दी दूध देता हूँ, बगैर ये सोचे कि ये साइंटिफिकली सही है कि गलत है। तो वो इसलिए मेरा वो भी एक बैकग्राउंड है। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी जगह पर इन चीजों की इनसे जब तक कोई नुकसान नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि जो है, और हल्दी का कोई नुकसान अभी तक नहीं पता चला है ना, बल्कि शोध बहुत सारे हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, और इंडिया से ज्यादा हल्दी पर काम अमेरिका में हुआ है। तो ये लोग भी कहते हैं कि उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ इसलिए बताऊंगा, कैंसर पे हल्दी का बहुत काम हुआ और अभी तक कोई भी क्लिनिकल ट्रायल में तो 2 स्टेज होती है। प्री क्लिनिकल स्टेज होती है जिसमें कि एनिमल मॉडल पे या सेल लाइंस पर ह्यूमन सेल्स पे टेस्ट करते हैं,
उनमें तो हजारों पब्लिकेशन है हल्दी के जिसमें दिखाया कि हल्दी यूज किया और कैंसर ठीक हो गया, है ना, या एनिमल्स में जो कैंसर बनाते हैं वो ठीक हो गया। लेकिन जब वो क्लिनिकल ट्रायल में गया तो उसने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। मतलब क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जब होता है तो वो किसी के कंपैरिजन में होता है, स्टैंडर्ड जो थेरेपी है उस बीमारी की। तो जब ये कोविड की बात आती है तो ये वायरोलॉजी का विषय है, और इसमें जब आपने कहा कि इम्यूनिटी वाली बात, इम्यूनिटी की बात अच्छी है, और मेरा ऐसा विश्वास है, साइंटिस्ट की वजह से नहीं, लेकिन एक समझदार आदमी की तरह से एक विश्वास है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हर्ब्स में ऐसी होती हैं, खान पान में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको स्वस्थ रखती हैं। और इस पर यहाँ यूएस में भी और भी देशों में काफी काम हुआ है कि खान पान का तरीका अच्छा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हाँ अभी वायरस फैला हुआ है और आज आप कुछ खाना शुरू कर दें, तो इम्यूनिटी एक ऐसी बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और इस पर हम लोग कभी जो है लंबी चर्चा अलग से कर सकते हैं। इम्यूनिटी 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में बढ़ने वाली चीज नहीं है, ये लाइफ टाइम चीज है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी दवा, हल्दी है या कोई भी गिलोय जैसा हम सुन रहे हैं, और कुछ और भी दवाएं, अश्वगंधा शुरू किया, वो मैंने पढ़ा था कहीं कि उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि उन्होंने अश्वगंधा पर जो है क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया, और जैसा हमने सुना कि वो कुछ परमिशन थी या नहीं थी, लेकिन कलेक्टर ने परमिशन दी थी। तो वो सब खैर उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट में आऊंगा कि तुरंत करने से क्या होने वाला है ये अभी भविष्य के गर्भ में है। और पहली बात उसका तरीका होता है देने का, क्लिनिकल ट्रायल का प्रॉपर जो है वो होना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो आयुष डिपार्टमेंट है या इंडिया में जो भी इसका डिपार्टमेंट होगा, उसको परमिशन देनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है एज अ साइंटिस्ट कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं कि वो 10 दिन में या 15 दिन में बढ़ जाएगी कोई दवा खाने से, है ना, कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा हर्ब इसको बढ़ाने वाला नहीं। चलिए, बहुत आपने, लेकिन हाँ मैं एज अ साइंटिस्ट, लेकिन एज अ साइंटिस्ट मैं ये भी मानता हूँ कि उस पर टेस्ट होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से, और बाकायदा जो ब्लाइंडेड जिसको कहते हैं डबल ब्लाइंडेड ट्रायल वो होने चाहिए। हाँ, और डबल ब्लाइंडेड ट्रायल होनी चाहिए जिसमें कोई जो है बायस न रहे, और इसको क्या दिया जा रहा है। जी हाँ। तो ये मेरा मानना है। तो मैं इस पे कुछ ऐड, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा कि ये जो अपनी आयुर्वेद है या जो है वो पहले काम करती थी या अभी करेगी कि नहीं। जैसा महेंद्र जी ने कहा, डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि ये इस सब्जेक्ट ऑफ लाइक टेस्टिंग, वी नो दैट दे हैव सम प्रॉपर्टीज, बट प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। जो हमारे जो पहले के डेटा हैं वो लोग यूज करते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन उसका कोई कंट्रोल स्टडी नहीं था। हमको ये ऐसा नहीं पता है कि कोई ऐसा रहा होगा। लेकिन अब जब इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है तो वो सब चीजें अभी आ रही हैं कि हाँ कुछ ट्रायल्स होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ कंट्रोल्ड स्टडी नहीं हो रही इस सब चीजों पे। इट्स ऑल फेथ बेस्ड, मे बी आई वुड से, राइट, probably will agree that mostly faith based की है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी जो मॉडर्न साइंस है उन लोग ने एनालाइज किया कि हाँ मतलब कुछ इस पे स्टडीज हो रही हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्या इफेक्ट होगा। तो उन लोग ने ऐसे कुछ केमिकल प्यूरिफाई किए हैं उस प्लांट एक्सट्रैक्ट से जो कि सजेस्टिव है कि वो काम करेंगे। तो वो सब चीजें पॉजिटिव हैं। वो हमको जब तक जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें ये पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रही, तब तक ये नहीं देते हैं। मॉडर्न मेडिसिन लाइक दैट, राइट, ये फेथ बेस्ड नहीं होता है। वी आर लाइक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, राइट, वी नो कि वी ट्राई टू फाइंड आउट कि किस लिए काम कर रही है और उसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। जब हम उसको पूरी तरीके समझ लेंगे तभी हम बता सकते हैं कि हाँ ये इफेक्टिव है या और स्पेसिफिक है। आई शुड से स्पेसिफिक, इफेक्टिव तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक है जिसको हम ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो जो एंशिएंट मेडिसिन में है वो काम करती होंगी, लेकिन वो इफेक्टिवनेस भी है, लेकिन स्पेसिफिक है कि नहीं वो नहीं पता है हमको। तो वो सब होना चाहिए। लेकिन अभी मैं बताऊं, सिंपली ये कहें कि जो फेथ बेस्ड नॉलेज है उसको अब एविडेंस बेस्ड करना पड़ेगा और जाके उसको डिक्लेयर करना चाहिए। अब वक्त है कि वो हम उसे एविडेंस बेस्ड बनाएं। हाँ एग्जैक्टली। तो उस पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी पतंजलि से मैंने एक साइन किया है एक MTA या NDA, नॉट डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उन्होंने ये जो जैसा महेंद्र ने बताया कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में लगा दिया है, तो उनको है आइडिया है कि ये काम करेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कैसे काम करेगी। तो हमारी लैब में हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड को टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है उस पे एक्टिविटी है कि नहीं। वायरस के बिना इन विट्रो हमने डेवलप किया है ये। तो वो हमें वो कंपाउंड या जो उनका जो मिक्सचर है या फॉर्मुलेशन है हमें भेज रहे हैं वो।
Again, I think it should be, I don't know how good it is, whether I should say this thing, because it's early stage. आप इस पे जो स्टडी करेंगे वो कितना टाइम लेगी कम से कम? बहुत टाइम नहीं लेगी। अभी तो प्रोडक्ट आया नहीं हमारे पास वो, बट दे सेड कि दे कैन शिप इट क्विकली, बट हमारी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही है अभी। दे वांट टू मेक श्योर कि जो यूएस कंट्रोल सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कंट्रोल होता है ना, यहाँ कोई चीज नहीं आ सकती इंडिया से। दे वांट टू मेक श्योर कि जो आ रहा है वहां से वो इज प्रॉपरली, आई मीन इज अलाउड टू कम इन द कंट्री। वो लोग अभी हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो दे ट्राइंग टू फिगर आउट। तो जब वो हो जाएगा, सारा जो अप्रूवल मिल जाएगा हमको, तो आई थिंक दे कैन शिप इन 3-4 days टू बी हियर। और हमारा सिस्टम इफेक्टिव है, काम कर रहा है, तो हम उसको क्विकली टेस्ट करेंगे। लेकिन वो टेस्ट जो सेल कल्चर बेस्ड होगा, बट हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कोविड पे। तो हमने सारी परमिशन, या हम ले रहे हैं परमिशन उसको एक्चुअल कोविड वायरस पे करने के लिए। हमारे पास BSL-3 फैसिलिटी है, तो उस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। तो हम उनको, उनकी जो मेडिसिन है उसको हम फेथ बेस्ड से एविडेंस बेस्ड बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना तक होता है, बट एटलीस्ट आवर गोल इज टू convince or give the right kind of answer, like how this is working and what is this drug or this formulation is doing in terms of controlling the virus growth or controlling the symptoms. So वो सब चीजें हम लोग करने गए। इस काम के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन पतंजलि ने आपके यूनिवर्सिटी से या आपके डिपार्टमेंट से किया है कि नहीं अभी तक? Yes, yeah, everything is official. So I talked to the vice president Anurag Vasne at Patanjali. He is the vice president of. I'm sorry, I can't remember that what his position is, but he controls all these research there. Okay. And my research and innovation office at UNAR, they are looking into that. So once these things are finalized within these two institutions, then we'll get it, and then we'll come out with the outcome, whatever we get, based on our studies. ठीक है। इस तरह की चीजें भारत को कहीं नहीं पहुंचाएंगी। भारत को विज्ञान में, ज्ञान में ईमानदार चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करना पड़ेगा। अपनी कमियों को सीधे सीधे आंख मिला के देखना पड़ेगा और अपनी खूबियों को उसी तरह से आंख मिला के आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनके साथ धोखा नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है कि आप हमारे आखिर में लिंक पे ज़रूर जाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम इस तरह के कार्यक्रम लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।